नमस्कार साथियों, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। मैं गोविंद मालविया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये बात उन मित्रों के लिए जो पहली बार इस वीडियो पर हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हम भारत के इतिहास का संपूर्ण अध्ययन यानी समग्र अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने पाषाण काल और उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता, आर्य काल यानी वैदिक काल और महाजनपद काल, मौर्य काल और उसके बाद में जो है मौर्योत्तर काल और उसके पश्चात में हम गुप्त काल की एक एक बारीकी से चर्चा कर रहे हैं। और ये चर्चा जो है वह आपके हर कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत ही काम आने वाली है। और इतनी बारीकी मैं बता रहा हूँ कि आप कोई भी एग्ज़ाम इंडिया लेवल का या राजस्थान लेवल का आप फेस कर सकते हैं आसानी से। और इस सीरीज के अंदर मैं अभी तो फिलहाल मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में कुछ नहीं कहना चाह रहा, आप खुद तय कर लीजिएगा कि मैं क्या दे रहा हूँ। क्वालिटी जो वीडियो क्लियरिटी है या वॉइस क्लियरिटी इतनी शायद हो सकता है कि थोड़ी सी तकनीकी खामी और संसाधनों के अभाव में आपको नहीं मिल पा रही होगी, लेकिन कंटेंट के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है मित्रों। तो थोड़ा आपसे सहयोग भी अपेक्षित रहेगा डेफिनेटली। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो बेहतर समझने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, हमने सारी चर्चाएं वहां कर रखी हैं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की। मैं पिछले वीडियो में बात कर रहा था सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त साम्राज्य के सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य नाम से जाना जाता है, उनके बारे में। ठीक है, यानी मैं ओवरऑल चर्चा कर रहा था गुप्त साम्राज्य की। इनका समय है 375 ईस्वी से 415 ईस्वी मोटे तौर पर। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य भारतीय सम्राट, इतिहास के वे सम्राट जो सच बता रहा हूं मेरे सबसे फेवरेट है। ठीक है, और इनका समय वो समय है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको, जिसे हम एक ही शब्द में समेट सकते हैं कि काश ऐसा समय दोबारा लौट आए। राम राज्य से कम नहीं था इनका साम्राज्य। पिछले वीडियो में इनकी उपाधियों की चर्चा की थी हमने। ठीक है, इसके अलावा इनके समय के सिक्कों के बारे में चर्चा की थी। आज हम चर्चा कर लेते हैं इनके समय के दरबारी नवरत्नों की। देखिए, इनके समय में ऐसी कोई विशेष राजनीतिक घटना का तो जिक्र नहीं है, लेकिन कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ है। ऐसा नहीं है कि नवरत्न का ठेका जलालुद्दीन अकबर के शासनकाल को ही जाता है, नवरत्न इनके शासनकाल में भी थे। देखिए कौन कौन से इनके दरबारी नवरत्नों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले थे अमर सिंह। जी हां, अमर सिंह। इनकी एक पुस्तक है जो आपके एग्जाम में काम आ सकती है, वो है अमरसार। मैं आपको बता दूं, गुप्त साम्राज्य की ये वो सेनापति है, यानी महाराज विक्रमादित्य की ये वो सेनापति हैं, कहते हैं कि जब तक ये जिंदा रहे कभी हूणों ने इनकी तरफ मुंह उठा के नहीं देखा। ये पुस्तक आप अंदाजा लगा सकते हैं किससे संबंधित हो सकती है, युद्ध कला से रिलेटेड। ठीक है, बड़े ही खौफनाक सेनापति थे, हूण जैसे बर्बर आक्रमणकारियों ने इनके होते हुए कभी नहीं पलट के देखा। उसके बाद में घटकर पर, ये घटकर पर इनकी एक पुस्तक है, आघट्य वहाम्यम। ये महाराज विक्रमादित्य के एक वास्तुकार थे, एक शिल्पकार थे, और इतने शानदार शिल्पकार थे, इनके बारे में क्या बताऊं मैं आपको। देखिए, सबसे ज्यादा भारत में जो मंदिर बने हैं वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय बने हैं। अगर मैं आपको कहूं कि भारत में सर्वाधिक जो मंदिर हैं वह उज्जैन में है,
और महाराज विक्रमादित्य की धार्मिक राजधानी भी उज्जैन थी। मुख्य राजधानी पाटलिपुत्र और धार्मिक राजधानी उज्जैन। इतने विशालकाय मंदिर हैं इनके शासनकाल के, जिसमें आदमी अगर दिन में खड़ा रह जाए तो फट के मर जावे। नाम सुने होंगे आपने बहुत सारे, भूमरा का शिव मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, इसके अलावा नाचना कुठार का पार्वती मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, ऐसे बहुत सारे मंदिर बनवाए थे। गुफाओं को काट काट के मंदिर बनवाए थे। विशालकाय मंदिर से इनको जाता है। नेक्स्ट थे वेताल भट्ट। बहुत कहानियां सुनी होगी विक्रम वेताल की। हालांकि मैं दावा तो नहीं कर रहा, लेकिन इनके दरबार में भी वेताल भट्ट बैठते थे। कहते हैं कि एक तांत्रिक थे, भूत थे। कालिदास ने स्वयं लिखा है कि ये सिर्फ महाराज विक्रमादित्य को दिखाई देते थे। हमेशा शमशान घाट में वेताल को सिद्ध करने के लिए महाराज विक्रमादित्य इस एक पाखंडी पंडित के बहकावे में आकर शमशान घाट गए थे और उस वेताल को अपने वश में करने की कोशिश की। और हमेशा शमशान घाट लेने जाते थे और ये कंधे पर बैठता था और कहता था, राजा कहानी सुनोगे? बहुत पढ़ा होगा, बहुत सुना होगा, ठीक है। वेताल साहब को आगे पीछे दाएं बाएं सब कुछ दिखता था। आने वाला समय कैसा होगा, ये सारी चीजें थी। कल्पनाओं के बैस पर छोड़ दी गई। नेक्स्ट, कालिदास। नाम ही काफी है, बहुत सुना होगा। जी हाँ, इन्हीं के दरबारी थे। किसी समझदार मूर्ख ने इन्हें, वही स्मिथ, विसेंट एडम स्मिथ, वेंडा स्मिथ, भारत का शेक्सपियर कहा है। एक बात बताऊं मैं आपको, शेक्सपियर और कालिदास की अगर मैं तुलना करने जाऊं तो शेक्सपियर बहुत ही नए राइटर हैं और कालिदास 375 से 415 ईस्वी के हैं। और जितना शेक्सपियर ने लिखा है ना, उसके 4 गुना कालिदास ने लिखा है, और वो भी तुलनात्मक संस्कृत भाषा में। एक समय की बात है कि कालिदास जो है अपने घर में रहते थे, ठीक है, और इनके सामने एक मंदिर था, ठीक है। उस मंदिर पर बहुत सारे लोग आते रहते थे, ठीक है, घर के सामने। और ये बचपन में काफी मंद बुद्धि थे। क्या हुआ कि एक बार जिस पेड़ पर ये बैठे हुए थे, उस पेड़ की डाली, एक पेड़ पर बैठे हुए थे और एक पेड़ की जो शाखा है, यहां पर बैठ के यहां डाली काट रहे थे, ठीक है। तो महाराज विक्रमादित्य के दरबार में बहुत बड़े बड़े दरबारी थे। तो एक दरबारी ने इन्हें देख लिया, ठीक है, और महाराजा विक्रमादित्य के दरबारियों में आपसी बहस छिड़ी, और छिड़ी कि दुनिया का सबसे विद्वान कौन। तो उन दरबारियों ने इनको देखा, तो इसकी हंसी उड़ाने के लिए कालिदास, जो उस समय काफी मंदबुद्धि थे, हंसी उड़ाने के लिए उन्हें बताया गया कि यह सबसे महाज्ञानी है। तो कहते हैं कि इनके घर के सामने जो मंदिर था काली माता का, इन्होंने इनकी पूजा की, और पूजा करके कहते हैं कि काली माता इनके अंदर विराजमान हो गई थी। और ये गए और सब बड़े बड़े महात्मन को पछाड़ दिया था इन्होंने। बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। हालांकि मैं हिंदी साहित्य का नहीं हूँ, इतिहास का हूँ, इसलिए मैंने इतना बारीकी से इनके बारे में नहीं पढ़ा है। लेकिन कुछ पुस्तकें हैं इनकी जो आपके काम आ सकती हैं एग्जाम में। इनके महाकाव्य, नाम सुना होगा अभिज्ञान शकुंतलम,
विक्रमो वृश्चियम, मेघदूतम, रघुवंशम, ऋतुसंहारम, मालविकाग्निमित्रम, काम आ सकते हैं, आपके एग्जामिनेशन हॉल में जरूर मिल सकते हैं। करीब 6 पुस्तकें इनकी विदित हैं। उसके बाद में वर रुचि, कहते हैं कि महाराज चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ये एक खागट पाकिक थे, यानी शाही रसोइये थे। खागट पाकिक, खाद्य सामग्री को पकाने वाला। कहते हैं कि 56 भोग का आविष्कार इन्होंने ही किया था। ठीक है। उसके बाद में थे क्षपणक, ये भी एक प्रधान वास्तुशिल्पी थे घटकर्पर की तरह। कहते हैं कि दक्षिण के अंदर जितने भी बेलसर शैली के मंदिर हैं वह इन्होंने बनवाए थे। एक थे शंकु, कहते हैं कि एक शानदार तीरंदाज थे, अमर सिंह की तरह एक शानदार सेनापति भी थे, आवाज से तीर चलाते थे। आप में से किसी ने कमेंट किया है नीचे मेरे पिछले वीडियो के अंदर कि पृथ्वीराज चौहान के अलावा कौन सा ऐसा शासक था जो शब्द भेदी बाण चलाने में माहिर था। तो उनके लिए मेरा एक उत्तर है कि शंकु जो है वह शब्द भेदी बाण चलाते थे। वैसे इतिहास में कोई कमी नहीं है उनकी जो शब्द भेदी बाण चलाते थे। पृथ्वीराज के अलावा बहुत सारे हैं शासक जो शब्द भेदी बाण चलाते थे, लेकिन अगर विदित व्यक्तियों की बात करें तो शंकु भी शब्द भेदी बाण चलाते थे और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी शब्द भेदी बाण चलाते थे। बहुत सारे शासक हैं इनके अलावा जो शब्द भेदी बाण चलाते थे। ठीक है। नेक्स्ट है धन्वंतरी, एक प्रधान आयुर्वेद शास्त्री थे। कहते हैं कि इनके पास में हर मर्ज का इलाज था। और एक थे वराहमिहिर, एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। इनकी कुछ पुस्तकें देख लीजिए जो आपके एग्जाम में काम आ सकती हैं। मैं उन्हीं की पुस्तकें बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में काम आती हैं। पंच सिद्धांति का, वृहत संहिता, वृहत कोश, ये खगोल शास्त्री थे। कहते हैं कि सबसे पहले वराहमिहिर ने ही दुनिया को बताया था कि दुनिया गोल है। कहते हैं कि वराहमिहिर ने ही सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी के अलावा भी 4 अन्य ग्रह हैं, यानी टोटल 5 ग्रह हैं उस जमाने में, जब न तो हब्बल टेलीस्कोप था न गैलीलियो का टेलीस्कोप था। ठीक है। उस जमाने में वराहमिहिर ने ही बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर थोड़ी झुकी हुई है और अपने अक्ष पर परिभ्रमण करती है। परिक्रमण सूर्य के चारों ओर होता है, परिभ्रमण अपने अक्ष पर घूमना, इसलिए दिन रात बनते हैं। यह शेषनाग के फन पर नहीं है। और इन्हीं सारी बातों को चुराया गया 190 सालों तक। एक बात बताऊं दोस्तों, भारत सोने की चिड़िया था। मैं बार बार कहता आता हूं, इस सीरीज के अंदर कहता आ रहा हूं, सोने की चिड़िया था। सोने की चिड़िया का मतलब सिर्फ यहां धन ही नहीं था, ज्ञान भी अथाह था। तो ब्रिटिश सरकार ने 190 साल तक सिर्फ धन नहीं लूटा, हमारे ज्ञान की भी चोरी की और उस ज्ञान को कॉपीराइट करवा के वहां के विद्वानों ने उसे अपना बना लिया। और हमारी एक आदत थी कि हम ये वाला नहीं लेते थे। आजकल कुछ हम भी समझदार हो गए हैं कि कॉपीराइट करवा लेते हैं। यही चोरी की
कोपरनिकस ने, और 1482 में बता रहा है, 1482 में कोपरनिकस कि दुनिया गोल है, बेवकूफ बना रहा है। तो इन्होंने क्या लिखा है? दुनिया गोल है। और इनकी बातों को सस्ते इतिहासकारों ने गोल किया और हमें गोल मोल बना दिया। वाह, सैल्यूट है इतिहासकारों आपको। कितने पैसे मिले इस झूठ के। चलो आगे बात कर लेते हैं। एक बार चाहे तो आप अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, ये तो है दरबारी नवरत्न। इनके अलावा भी कुछ अन्य दरबारी हैं जिनको नवरत्नों में स्थान नहीं है। सितारों से भरा हुआ था महाराज विक्रमादित्य का दरबार। इनके समय में आर्यभट्ट भी थे, नाम तो काफी सुना होगा आपने। इनकी कुछ पुस्तकें हैं भट्ट साहब की। ब्रह्मसूत्र, आर्यभट्टीय, ब्रह्मकोश। एक बात बताएं आपको, ये तो सुना है आपने कि शून्य का आविष्कार इन्होंने किया, दशमलव का आविष्कार इन्होंने किया, अर्थात ये गणितज्ञ थे। अब आप कल्पना करो कि शून्य ना होता, जीरो ना होता तो क्या होता। एक गाना मुझे बहुत अच्छे से याद है और बहुत मेरा फेवरेट भी है। हमेशा मैं अपना रिंगटोन भी वही बजाता हूँ मोबाइल का। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा मेरे भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता ना दशमलव वो भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला, अपना भारत है वो भारत जिसके पीछे संसार चला। संसार चला और यूं ही आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा और बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े और बढ़ता ही रहे और फूले फले। इस गाने की इसी लाइनों में हमारे देश का सार आ जाता है। सैल्यूट है महेंद्र कपूर साहब इस गाने के लिए आपको, जो अभी इस धरती पर नहीं है। उनका एक और गाना था, जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तो दशमलव ना होता तो क्या होता। एक और बात बता दूं, सिर्फ ये आविष्कार आपको बताए जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं त्रिज्या का मान, मैं गणित में इतना होशियार नहीं हूं, त्रिज्या का मान इन्होंने दिया 22/7। पाइथागोरस, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि ये पाइथागोरस ने प्रमेय दिया। लाल बटा कक्का, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, बचपन में पढ़ा था। ये जो है लंब बटा कर्ण, कर्ण बटा आधार, ऐसा कुछ है। ये कहते हैं पाइथागोरस ने दिया। छोटा है पाइथागोरस, चुराया है इन्होंने दिया था। लोलक, जिसे पेंडुलम कहते हैं, पेंडुलम का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था कि लोलक को जितना छोड़ो वापस लौट के आता है। उस जमाने में ये है आर्यभट्ट। और क्या दें, भारत को मैं कह रहा हूं सिर्फ धन से नहीं, ज्ञान से भी लूटा है मेरे दोस्तों। अब बताओ वास्तव में महाराज चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कैसे थे? कमेंट में जरूर लिखना। आगे और सुनते जाइए, अभी तो शुरू हुए हैं हम, खत्म तो बाद में होंगे और भगवान करे कभी खत्म ही ना हो। यही नहीं थे इनके दरबारी, दरबारियों में एक सितारा और भी था।
और वो है आचार्य कपिल, सांख्य दर्शन के प्रणेता। सांख्य दर्शन यानी संसार से परे का दर्शन। इन्होंने उस जमाने में बताया था कि पृथ्वी के अलावा और भी बहुत सारे ग्रह नक्षत्र हैं, इस अनंत अंतरिक्ष ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। पृथ्वी एक पहाड़ पे पड़ा हुआ धूल के कण के समान है, अर्थात हमारा अस्तित्व कुछ भी नहीं है। जो आजकल नासा बात करती है, ये उस जमाने में बताया था। ये था भारत का ज्ञान। छोटे अंग्रेजों खा गए हिंदुस्तान को, और ऐसे शासकों को बाहर ही आने नहीं दिया इन सस्ते इतिहासकारों ने। थू है इनके ज्ञान पर। गुस्सा आता है, मैं खुद इतिहास पढ़ाता हूं फिर भी इनके ऊपर। देखिए, महरौली लौह स्तंभ की बात हमने लास्ट क्लास में थोड़ी छेड़ी थी। महरौली लौह स्तंभ, महरौली का आयरन पिलर, जो कि साउथ दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली के वसंत कुंज के पास में है। यह एकाश्मक लोहे की लाट है। एकाश्मक मतलब एक मेव, विदाउट एनी काइंड ऑफ जॉइंट, बिना जॉइंट के पूरी एकाश्मक लाट है। लगभग 1400 टन वजनी। कल्पना कीजिए किसने लाई होगी, जिस पर किसी चंद्र नाम के राजा की प्रशंसा में 7 लेख लिखे हैं। लिखा है, वहा वहालिको पराजस्यते, वहा वहालिको पराजस्यते, सप्त सिंधवे अश्वानु पाणिनु पीवानु। महाराज चंद्र जयतो वर्जते, जयतो वर्जते, जयतो वर्जते, जयतो वर्जते। अर्थात जिन्होंने वहाली को अर्थात विदेशियों को परास्त करके, अर्थात शकों की तरफ इशारा, पराजित करके जिन्होंने अपने बाहुबल से साम्राज्य प्राप्त किया, उन महाराज चंद्रगुप्त की सदा जय हो, सदा जय हो, सदा जय हो, सदा जय हो। अब इस लाइनों से ये पता चलता है कि ये महाराज ने खुद नहीं लिखवाया, यह जनता ने करवाया, क्योंकि जनता इतनी प्रसन्न थी। लोहे की लाट है, खुले आसमान के नीचे खड़ी है, सालों बीत गए अब तक जंग नहीं पकड़ा है। व्हाट अ साइंस। ये था हिंदुस्तान का साइंस। सस्ते इतिहासकार कहते हैं कि चंद्र ये राजा है, हम कैसे मान ले कि चंद्रगुप्त है। बस यही तो प्रॉब्लम कर दी कि चंद्र लिखा गया। तो कौन से चंद्र हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। उनके समय तो आपने खुद ही कह दिया कि उनके लकड़ी के महल थे जो अभी मिले नहीं, और पत्थर का जहां तक प्रयोग है वह अशोक के समय शुरू हुआ। तो कौन से चंद्र हैं? चंद्रगुप्त प्रथम। आपने खुद ही कह दिया कि उनका साम्राज्य जो है वह यूपी और बिहार के आसपास था, तो दिल्ली में लाट कैसे? और कौन से चंद्र हैं आपके? जानबूझ के काला चश्मा मत पहनिए, ये महाराज चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ही हैं। गजब करते हैं। हर चीज में डाउट। इन्होंने कुछ वैवाहिक संबंध भी किए थे।
कहते हैं कि इन्होंने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से करवाया था। ये रुद्रसेन द्वितीय वाकाटक नरेश थे। वाकाटक जो है विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य एक बहुत ही धनिक साम्राज्य था, ब्राह्मण साम्राज्य था। उनसे अपनी पुत्री ब्याही इन्होंने। दूसरा, इन्होंने कुबेर नागा जो कि पद्मावती प्रदेश की नाग राजकुमारी थी से इन्होंने विवाह किया था। साथ ही साथ तीसरा जो है, इन्होंने एक और विवाह किया था काकुस्थ वर्मन जो कि कदंब वंश के थे, जिनकी राजधानी थी कलचोरी, से विवाह किया था इन्होंने। उस रानी का नाम मिलता नहीं है इतिहास में, लेकिन काकुस्थ वर्मन की पुत्री से विवाह किया था इन्होंने। तो ये 3 वैवाहिक संबंध है इनके समय के। ठीक है। प्रभावती गुप्त और रुद्रसेन की 2 संतानें हुई थी, दामोदर वर्मन और रंती वर्मन। ठीक है। तो ये 3 वैवाहिक संबंध हैं। देखिए, ये भी बताया जाता है कि सबसे पहला जो करवा चौथ है वह कुबेर नागा ने किया था अपने पति चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के लिए। तो करवा चौथ करने वाली पहली नारी भी कुबेर नागा मानी जाती है भारत के ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर। ठीक है। लेकिन हम दावा नहीं कर सकते इन चीज़ों का। ठीक है। तो ये कुछ वैवाहिक संबंध हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा जो महाराज विक्रमादित्य के समय के समाज के बारे में, वहां के रामराज के बारे में, क्या लिखा है कालिदास और फाहियान ने, वो सारी बातें हम चर्चा करेंगे। अरे, फाहियान ने तो यहाँ तक लिखा कि लोग मांस और मदिरा तो दूर की बात, प्याज और लहसुन तक नहीं खाते थे। कालिदास और फाहियान दोनों लिखते हैं कि लोग घरों को ताले तक नहीं लगाते थे, कोई अपराध तक नहीं होता था, कोई पुलिस थाना नहीं था, कोई न्यायालय नहीं था। तो क्या अराजकता का माहौल था? लोग स्वयं शांति से रहते थे। यहां तक लिखा है। लोगों के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं देखी फाहियान ने पूरी यात्रा वृतांत के दौरान। सोने के सिक्के दिनार से व्यापार करते थे लोग। यहां तक लिखा है फाहियान ने। कालिदास ने तो यहां तक लिखा है कि सिर पर सोने की गठरी रखकर एक महिला मीलों पैदल चल लेती थी, कोई उसकी गठरी की तरफ देखता तक नहीं था। आज लेके घूमो, देखें, ऐसा लगता है कि वो हिंदुस्तान अब है ही नहीं है। सिर्फ राजा अच्छा या बुरा हो ये दोष नहीं देना चाहिए। राजा अच्छा तभी बनेगा जब जनता भी अच्छी बनेगी, और उस समय की हिंदुस्तान की जनता भी बड़ी महान थी। मैं नहीं कह रहा हूँ, फाहियान कह रहा है अपनी पुस्तक फौक्यूकी में। ये सारी चर्चाएं करेंगे, बड़ी अच्छी वाली चर्चाएं, जिससे वास्तव में साबित होता है कि राम राज्य था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम, थैंक यू, बाय। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और ना कर पाओ तो कोई बात नहीं, डिमोटिवेट हो जाऊंगा, इससे ज़्यादा क्या होगा। थैंक यू, बाय।